क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन का हम पढ़ रहे थे ना, तो क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन उसको बोलते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे, है ना, व्हेन यू क्लासीफाई द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो एक होगा सिंपल प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा होगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे you will get only alpha amino acids, many units of alpha amino acid, ठीक है। और जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पेयर में मिलेगा, अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा और प्लस नॉन प्रोटीनस ग्रुप भी मिलेगा, नॉन प्रोटीनस ग्रुप, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड रहेगा और साथ में नॉन प्रोटीनस ग्रुप भी मिलेगा, ठीक है ना। ये जो नॉन प्रोटीनस ग्रुप है इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका दूसरा नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। कॉन्जुगेशन में रहता है, अल्फा अमाइनो एसिड एक है, उसके बाद नॉन प्रोटीनस, फिर अल्फा अमाइनो एसिड, फिर नॉन प्रोटीनस, इस तरह का प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये दो तरह का हमारा प्रोटीन हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो प्रोटीन पढ़े होंगे, है ना, बायोलॉजी में। ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें जो शुगर है वो नॉन प्रोस्थेटिक है, समझ गए ना। शुगर तो नहीं है प्रोटीन, वो तो कार्बोहाइड्रेट है, समझ गए ना। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी जो है प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनस है। उसके बाद लाइपोप्रोटीन है, उसमें लिपिड रहता है, लाइपोप्रोटीन रहता है, तो उसमें जो है लिपिड है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। उसी तरह से है फॉस्फोप्रोटीन, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, जो कि नॉन प्रोटीनस है। उसके बाद है क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमोसोम में रहता है, समझ गए ना। इसमें कुछ कलरिंग मटेरियल रहता है जो नॉन प्रोटीनस है। उसके बाद है मेटालोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स मतलब इसमें कुछ मेटल है जो नॉन प्रोटीनस है। तो इस तरह का भी प्रोटीन हमारे बॉडी में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है ना। तो उसको जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो अल्फा अमाइनो एसिड के साथ साथ जो नॉन प्रोटीनस पार्ट बचा हुआ है वो भी निकलेगा, तो हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ज़्यादातर प्रोटीन तो सिंपल प्रोटीन ही है। इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा, और इसमें अल्फा अमाइनो एसिड के साथ नॉन प्रोटीनस ग्रुप है जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। ये सारा जो है हो गया। उसके बाद एक है डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है, डेराइव्ड प्रोटीन। ये है जो हमारा इंडस्ट्री में बनता है, डेराइव्ड प्रोटीन,
ठीक है, जो हम लोग बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं ना, प्रोटीन सप्लीमेंट, वो सब है ये डेराइव्ड प्रोटीन। समझ गए? जो बाहर से जो ऑलरेडी प्रोटीन है, हायर प्रोटीन है, उसको डिग्रेड किया जाता है, डिग्रेड करके छोटा छोटा यूनिट बताया जिसको हम डाइजेस्ट कर सकें। हायर प्रोटीन है जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रोटीन को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, मतलब छोटा छोटा यूनिट बनाते हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग जो है उसको बाहर से सप्लाई लेकर के उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। समझ गए? हाँ, सिंपल हुआ या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जिसका कि बहुत बड़ा बड़ा चेन है, तो वो हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होता है, छोटा छोटा यूनिट हो जाता है प्रोटीन का। उस छोटे छोटे यूनिट जो प्रोटीन का उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। मतलब ये आउटसाइड, हमारे बॉडी के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है, ये हमारा आर्टिफिशियल है, जिसको एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसके पास प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन अगर लोगे तो उसका जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बनेगा प्रोटियोज। क्या बनेगा? प्रोटियोज। प्रोटीन का पहले जैसे सिंपल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, प्रोटियोज। फिर उसके बाद प्रोटियोज को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पेप्टोन्स बनेगा, और पेप्टोन्स को फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और यही पॉलीपेप्टाइड हम लोग एज ए फूड यूज करेंगे। ठीक है, यही पॉलीपेप्टाइड फिर अंदर जा कर के प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोटीन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? इसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन का। इतने तीन चार तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, तो इसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, 4 लेयर में समझाया गया है ना, 4 लेयर में समझाया गया है। तो सबसे पहला होता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का समझने के लिए क्या है, पहला क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अल्फा अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट। समझ गया ना? डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड या सेम अल्फा अमाइनो एसिड डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह का प्रोटीन का ज़रूरत है, उसके हिसाब से अरेंजमेंट होता है, बनता है। समझ में आया ना? तो सिंपली जो है ये चेन है। सिंपली क्या है, चेन है। जैसे एक अल्फा अमाइनो एसिड है, दूसरा अल्फा अमाइनो एसिड यहाँ अरेंज हो गया, ठीक है, तीसरा अल्फा अमाइनो एसिड यहाँ आ गया, है ना। मान लो कि ये 3 तरह का हुआ, 3 तरह का से ही बना हुआ, तो ये तीनों अरेंज हुआ, फिर यहाँ पर आ गया पहला टाइप का, फिर आ गया ये दूसरा टाइप का, फिर यहाँ आ गया तीसरे टाइप का। तो इस तरह से ये चेन है, सिर्फ एक चेन बन गया। समझ गए? यहाँ पर एक है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। समझ गए? तो सिंपली क्या हुआ, अल्फा अमाइनो एसिड का जो लीनियर चेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। शुरू में पढ़े थे ना, ग्लाइसिन, अलानिन और स्टेरिन, तीनों को अरेंज करके बनाए थे ना एक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ही ना हो जाता है प्रोटीन जब उसका एटॉमिक मॉलिकुलर मास 10,000 AMU हो जाता है लगभग, उससे ज़्यादा या उसके लगभग, तो वो क्या हो जाता है, प्रोटीन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस थोड़ी है, सिर्फ मोलार मास है। जब वो 10,000 के आसपास आ जाता है तो प्रोटीन के कैटेगरी में है, उसके नीचे है तो हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो दोनों तो एक ही चीज़ है ना। हाँ, तो पहले जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, एक चेन बनेगा कंटिन्यूसली, इस चेन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें कोई जो है, इसमें कोई भी
बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। जैसे हम लोग अंडा खाते हैं बॉईल करके, है ना, बॉईल करें, ऑमलेट बनाए, जो भी हो, बॉईल करते हैं सिंपली। तो बॉईल करने के बाद क्या हो जाता है, उसमें सिर्फ यही बचता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ चेन बच गया अब उसमें, इसलिए कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। समझ गए ना? तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं आएगा, सिर्फ चेन बनने से नहीं आएगा। अब जो है सेकेंडरी आएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से होगा, एक बीटा प्लीटेड होगा और दूसरा जो है डीएनए के जैसा रहेगा, है ना, डीएनए के जैसा ऐसे हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक बीटा प्लीटेड होता है, दूसरा अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही ज़्यादातर में तो वही मिलता है ना। तो बीटा प्लीटेड में क्या हो गया कि ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, बीटा प्लीटेड रहेगा ना, तो ऐसे 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 ऐसे, समझ गया? बीटा प्लीटेड में ऐसे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर NH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर OH रहता है, कार्बोक्सिलिक का OH रहेगा, यहाँ पर CO रहेगा, OH नहीं रहेगा, CO। यहाँ पर ये NH है, इसका हाइड्रोजन है, इसके ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाँ। तो ये जो सीधा है ना, ये दोनों के बीच में किनारे खींचेगा, ये टेढ़ा होगा। अब इसको नज़दीक आना है, क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ना नहीं है, लेकिन इस दोनों को नज़दीक आना है, तो क्या करेगा? इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें और इसमें। जितना भी पेप्टाइड लीकेज है वो सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जितना भी पेप्टाइड लीकेज है अगल बगल वाला, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये सीधा बन गया पहले, उसके बाद इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ, यहाँ से थोड़े अट्रैक्ट होगा, क्या करेगा इसको? ये ऐसे खिसक जाएगा, इधर ऐसे झुकेगा ना, ऐसे आ गया समझ में? तो फिर इसका अट्रैक्शन इससे भी हो जाएगा। जैसे यहाँ हो गया, ये NH है, तो यहाँ पर ये होगा, फिर ये हो गया NH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आ गया समझ में? इसी कारण जो है ये एक बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही करके नज़दीक आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, या अपने आप को ट्विस्ट करेगा ऐसे तो नज़दीक आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, यही ना है, अल्फ़ा हेलिक्स। तो यहाँ पर हो गया, मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो है अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ अमाइनो ग्रुप है। तो ऐसे करके जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिंपल फोल्डिंग होता है। सिंपल फोल्डिंग या तो ऐसे होगा, या नहीं तो जो है ऐसे करके, जैसे रस्सी देखते हो ऐसे घूम जाता है ना, रस्सी ऐसे करके घूमता है ना, हाँ, आए बात समझ में? तो उसी तरह का हो जाएगा, तभी ना नज़दीक आएगा। कार्बोनिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप नज़दीक कैसे आएगा? यही दो पोजीशन है, या तो ऐसे मुड़ जाए बीच बीच में, तो यहाँ कार्बोनिल है, तो यहाँ अमाइन ग्रुप नज़दीक आ गया, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी तरह से चलते जाएगा चेन में, इसी तरह का फोल्ड होते जाएगा। ये हुआ सिंपल फोल्डिंग, ये हुआ सिंपल फोल्डिंग। अभी भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं आया है। दूसरा उपाय है कि हेलिक्स स्ट्रक्चर में ऐसे ट्विस्ट कर ले अपने आप को, कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं तो नज़दीक आ जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप दोनों नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर पेप्टाइड लीकेज है वहीं पर तो कार्बोनिल ग्रुप है, वहीं पर कार्बोनिल ग्रुप है और वहीं पर अमाइन ग्रुप है। पेप्टाइड लीकेज में दोनों इन्वॉल्व है ना, तो वहीं पर ना CONH, यहाँ CONH है, यहाँ CONH है, यहाँ CONH है, यहाँ CONH है, यहाँ CONH है। तो वही CONH ग्रुप जो है, एक का CO दूसरे के NH, इसका CO उसके NH से, उसका NH इसके CO से, आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस हो गया। आया बात समझ में?
हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते सब नज़दीक आ गया, या तो वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में से नज़दीक आ जाएगा या अपने आप को ट्विस्ट करके नज़दीक ले आएगा। तो ये हो गया सबसे सिंपल फोल्डिंग, ठीक है, ये जो है सिंपल फोल्डिंग हो गया। अभी बायोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें नहीं आया है। उसके बाद जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगा तो फर्दर फोल्डिंग होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर आएगा ना, जैसे ये स्ट्रक्चर इसी तरह से अरेंज होता हुआ बन गया ना। अब ये होने के बाद और इस पे और थोड़ा सा फोल्डिंग होगा। अब रिवर फोल्डिंग हुआ तो यहाँ से मुड़ के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मुड़ गया, वही मुड़ गया, पहले ऐसे ऐसे बना, अब फिर आपने आपको फिर ऐसे मोड़ दिया, है ना। आया बात समझ में? पहले अपने को मान लो ऐसे ऐसे टेढ़ा करके मोड़ लिया, अब फिर फर्दर जो है जब लंबा ऐसा चेन बन गया, अभी भी लंबा है, ऐसे ऐसे करने के बाद भी तो ये लंबा है ना, हाँ, इसका स्टेबिलिटी इससे बढ़ गया, लेकिन चेन यहाँ भी लंबा बहुत ज़्यादा है, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आया है उतना। तो और फर्दर फोल्डिंग करने के लिए क्या करता है, अपने आप को मोड़ लेता है, अपने आप को मोड़ लेता है, और मोड़ करके नज़दीक आ जाता है, मतलब ऐसा मोड़ लेता है लग जाए एक दूसरे के पैरेलल चलने लगा है। वही चेन अपने आप को मोड़ लिया, सिंगल चेन है, अपने आप को मोड़ लिया, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सकता है वो मोड़ लेगा अपने आप को। तो ये हो गया टर्शियरी। जैसे ही टर्शियरी आता है ना, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये ऐसे करके आएगा ना, और इधर से भी हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, समझ गए। एक ही सिंगल चेन ही है, सिंगल चेन है ये, इसी एक चेन का हुआ है। यहाँ पर सिंपल फोल्डिंग हुआ, उसके बाद फिर फर्दर फोल्डिंग हो गया, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ गया, बायोलॉजिकल कैरेक्टर आ गया टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ज़्यादातर में टर्शियरी में भी ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा प्रोटीन में जो है क्वाटरनरी भी होता है। क्वाटरनरी क्या हो गया, बहुत सारा चेन है अपने बॉडी में, हर चेन अपने आप को टर्शियरी तक ले जाता है। उसके बाद वो जो अलग अलग चेन जो टर्शियरी में हो गया, वो आपस एक दूसरे से उलझ जाएगा, समझ गया ना। जैसे ऐसा ये आया, ऐसा एक और आएगा, ऐसा ही और 1 2 3 4 5 रहेगा, तो आपस में एक दूसरे को लपेट लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। टर्शियरी तक सिंगल चेन का बताया। क्वाटरनरी में क्या होता है, एक से ज़्यादा चेन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बहुत सारा प्रोटीन क्या होता है, एक चेन का हो गया फोल्डिंग, टर्शियरी कैरेक्टर आ गया, मतलब आ गया लाइफ का कैरेक्टर उसमें। उसके बाद जो है जितना अलग अलग चेन का टर्शियरी हो गया, उसका वो सारा टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज हो जाता है, समझ गए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उसमें और भी ज़्यादा लाइफ का कैरेक्टर आ जाता है। लाइफ तो आ गया टर्शियरी में ही, लेकिन क्वाटरनरी आने के बाद और ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है, और वो क्वाटरनरी में लाइफ कैरेक्टर और भी ज़्यादा हो जाता है, समझ गए ना। क्वाटरनरी कैरेक्टर जो है सारे प्रोटीन में नहीं होता है, सारे प्रोटीन में टर्शियरी तक होता है, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन है जिसमें कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे ये यहाँ देखो, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिंपल फोल्डिंग हुआ है, अल्फा हेलिक्स, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यही जो है बीच से यहाँ से मुड़ गया, ये सेकेंडरी वाला मुड़ गया, यहाँ टर्शियरी। अब आ गया इसमें लाइफ कैरेक्टर। ये दोनों अभी क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ये दोनों अभी सिंपल केमिकल है, ये और ये सिंपल केमिकल है। लेकिन यहाँ पर जो ये केमिकल बन गया, फर्दर फोल्डिंग के बाद इसमें लाइफ आ गया, समझ गया, हाँ, ये लाइफ आ गया। उसके बाद अगर लाइफ कैरेक्टर और बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इस तरह का स्ट्रेन और भी ले आएंगे,
और उसको आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज कर देंगे, जो यहाँ हो गया। तो ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। समझ में आ गया? प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई लाइफ कैरेक्टर नहीं होता है। प्राइमरी हो गया सिंपल चेन का अरेंजमेंट, अल्फा अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट सिर्फ बताता है प्राइमरी। सेकेंडरी में सिंपल फोल्डिंग होता है, ठीक है। टर्शियरी में फर्दर फोल्डिंग होता है, और जब क्वाटरनरी बनता है ना तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में? डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब डिफरेंट चेन आएगा ना, उसके बीच में दो ठो सल्फर आ जाएगा। जैसे ये एक चेन है, ये एक चेन है, इसके बीच में दो ठो सल्फर ऐसे ही किसी को बोलते हैं डाइसल्फाइड। समझ गया ना? डिफरेंट चेन आपस में जुड़ेगा जब क्वाटरनरी बनेगा, तो डिफरेंट चेन आपस में जुड़ेगा क्या। उसके अलावा जब टर्शियरी होता है उसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी में सल्फर का भी रिक्वायरमेंट है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप बन जाता है क्योंकि उसमें CO ग्रुप है, NH ग्रुप भी है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो आराम से अपने आप हो जाता है ना। जो सेकेंडरी होता है, जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, और जब टर्शियरी कैरेक्टर आता है तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। क्वाटरनरी कैरेक्टर आता है तो उसमें सल्फाइड बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डाइसल्फाइड, दो सल्फर मिल के करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। रबड़ का वल्कनाइजेशन पढ़ोगे तो वहाँ भी यही डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही रबड़ मटेरियल एक दूसरे से जुड़ता है। समझ गया? क्लियर हुआ? हाँ, यही डाइसल्फाइड बॉन्ड जब बॉडी डिटोरिएट करता है, जब सड़ने लगता है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है, इसलिए सड़ा हुआ चीज़ से बहुत ही दुर्गंध आता है। समझ गया ना? हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है इसी के चलते। कोई भी डेड बॉडी से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है, क्योंकि बॉडी जब डिकम्पोज करने लगता है ये बॉन्ड टूटने लगता है। और DNA में इस तरह का बॉन्ड बहुत ज़्यादा रहता है, DNA RNA में। समझ गया? DNA RNA में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहता है DNA RNA में, तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण DNA RNA जब टूटता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफ़ी निकलता है, जिसके कारण दुर्गंध आता है। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? प्राइमरी सिंपल चेन हो गया, सेकेंडरी जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते होता है, और टर्शियरी में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के चलते होता है, और क्वाटरनरी में हेवी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। क्वाटरनरी कब बनेगा? जब डिफरेंट चेन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज होगा, ठीक है। और टर्शियरी क्या है? सिंपल चेन ही है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आ गया है। क्लियर? ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया ना। अब है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन अभी हम बताए, प्रोसेस टू रिमूव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉन एज डीनेचुरेशन। अब हम अंडा को बॉयल कर देते हैं एग को, तो उसका जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाता है, क्योंकि उसका टर्शियरी जो अरेंजमेंट है वो चला जाता है, ठीक है ना। क्वाटरनरी एंड टर्शियरी अरेंजमेंट वेनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा उपाय है। कहीं बॉयल करना पड़ता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ जाता है, कहीं एसिड डाल दिए तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गया, ठीक है। बेस डाल दिए तो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गया। तो डिपेंड करता है कहाँ पर किस तरह का प्रोटीन है, कौन सा एजेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू हमको उसका क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देना है, मतलब उसको रिमूव कर देना है। क्वाटरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो हमको रिमूव कर देना है। तो जैसे ही क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर रिमूव होगा, क्वाटरनरी और टर्शियरी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सेकेंडरी बचेगा या प्राइमरी बचेगा। ज़्यादातर केस में सेकेंडरी भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्राइमरी बचना है लास्ट में। समझ गया ना। तो सिर्फ हम लोग उसको डीनेचुरेशन करने के बाद ही हम लोग खाते हैं,
ठीक है ना। डीनेचुरेशन, जैसे नॉन वेज खाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, वो डीनेचुरेशन हो जाता है उसका। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसी को प्राइमरी को यूज़ करते हैं एज ए फूड मटेरियल। समझ गया ना। तो डीनेचुरेशन क्या हो गया, a process which brings about the changes in quaternary and tertiary arrangement of the protein, leaving only secondary or primary arrangement. This process is known as denaturation, and it can be carried out by a different process, by acidification, by alkalination, by having a certain chemical reaction, or बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, किसी का भी प्रभाव पड़ता है। समझ गया कि नहीं, क्लियर। तो डीनेचुरेशन समझ में आ गया। अब है एंजाइम। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझ में आ गया ना, है? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम। एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना। और एंजाइम के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में। यहाँ तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है। वहाँ मैकेनिज्म कैसे एक्शन लेता है वो बताए थे, लॉक एंड की मेथड बताए थे, और भी एक मेथड बताए हैं। नहीं है लेकिन पढ़ा दिए ना, सिलेबस में आ गया तो उसको फिर इस चैप्टर से एंजाइम हटा दिया है, हाँ ठीक है। तो अब बस इतना जान लो, तो ज़्यादा है भी नहीं, इसे भी पढ़ाया तो पढ़ा ही दिया गया है तुमको, ठीक है। एंजाइम हटा हुआ है, हाँ विटामिन भी हट गया, यानी सिलेबस खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, हाँ ठीक है। तो एंजाइम बस समझ लेना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और एंजाइम का मेन काम यही है कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, उसको ये कंट्रोल करे। बस सिंपल एक ही एग्जांपल दे सकते हैं कि हम एक बार का खाना जो खाते हैं, अगर एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं रहे तो उस एक बार के खाना को पचाने में 50 साल लगेगा। अगर एंजाइम नहीं रहेगा 50 ईयर्स, एक बार खा लेंगे तो 50 वर्ष तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एंजाइम नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। 50 साल में उतना खाना पचेगा तो कमज़ोर नहीं होंगे, हैं? पतला ऐसा सिकिया पहलवान हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं। तो एंजाइम का यही वैल्यू है कि जो रिएक्शन 50 साल में पूरा होना है वो 2 घंटे में करवा देता है। जो रिएक्शन 50 साल में पूरा होगा उस रिएक्शन को ये 2 घंटे में करवा के तैयार कर देता है। डाइजेशन 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है ना। तो एंजाइम का यही वैल्यू है। और बाकी तो एंजाइम का डिटेल्स में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा दिए, इसलिए उतना हमको ध्यान देना नहीं है। विटामिन्स में जो है, ये हट गया ना, जान लो खाली ऐसे ही। विटामिन नाम जो दिया गया ना, वाइटल अमाइंस, शुरुआत में जो अमाइंस विटामिन आया था वो सब अमाइंस का प्रोडक्ट था, इसलिए नाम पड़ गया विटामिन्स। वाइटल अमाइन, वाइटल मतलब कोई ज़रूरी है, इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रोथ है प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। विटामिन्स का यही है, हम विटामिन्स के बिना जिंदा रह सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ नहीं रहेंगे। हो सकता है दिमाग काम नहीं करे, शरीर काम नहीं करे, मतलब कुछ न कुछ बैलेंस हमारे बॉडी में गड़बड़ा जाएगा, लेकिन ज़िंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं विटामिन की कमी से। तो इसीलिए इसको वाइटल अमाइंस कहा गया, क्योंकि उस समय सब अमाइंस था, लेकिन बाद में आया विटामिन्स ऐसा भी आया जो अमाइंस ग्रुप नहीं। आज ज़्यादातर विटामिन्स जो है कोई अमाइंस नहीं है, समझ गए ना, लेकिन नाम हम लोग कैरी करके रखे हुए हैं कि ये जो है विटामिन सी ही है, ठीक है। चलो इसको पढ़ना भी नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग न्यूक्लिक, तो हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो तरह का होता है, DNA RNA, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो, उसका दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम है। ठीक है, सिर्फ बेसिक यूनिट में डिफरेंस है। तो होता क्या है कि हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, यानी 5 कार्बन चेन का शुगर चाहिए। ठीक है, एक बेस चाहिए, ऑर्गेनिक बेस, ठीक है ना, और फॉस्फेट चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, फॉस्फेट, शुगर और बेस। ये तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड होता है। यही न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होता है, बार बार आपस में जुड़ता है, यानी ये मोनोमर है ना। न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर है, पॉलीमर नहीं पढ़ रहे ना, तो मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है सेम यूनिट आपस में रिएक्शन करके चेन बनाते जाता है। जैसे अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड जुड़ते जाएगा, उसी तरह। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो जो न्यूक्लिक एसिड बनता है उसके लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है, फॉस्फेट चाहिए, शुगर चाहिए और बेस चाहिए। ठीक है ना। तो जो फॉस्फेट है ये तो पेंटोज जो है शुगर यूनिट है। इस पेंटोज का जो पेंटोज के साथ जब हम बेस को ऐड कर देते हैं, जब बेस के साथ उसको कंडेंस कर देते हैं, तब जो हमको केमिकल्स मिलता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। पेंटोज और बेस को कंडेंस करने के बाद जो एक केमिकल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आई बात समझ में। हाँ, फिर न्यूक्लियोसाइड यानी पेंटोज से पहले हम लोग बनाए न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से फिर बना दिए न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम शुगर यूनिट लिए और शुगर यूनिट को हम बेस के साथ, शुगर यूनिट को हम किसके साथ रिएक्शन करवाए, बेस के साथ, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, याद रखना आसान है। ठीक है, और जब न्यूक्लियोसाइड बन गया तब हम इसको रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड से जब उसका रिएक्शन होगा तो फॉस्फेट बन जाएगा, और पेंटोज में एक तरफ जो है बेस जुड़ेगा, चेन के एक तरफ, और चेन के दूसरे तरफ जो है फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 पे जनरली बेस जाता है और 4 पे चला जाएगा फॉस्फेट। ठीक है ना। तो एक चेन दो तरफ है ना। उसके बाद जो है तीनों चीज़ जब जुड़ गया, फॉस्फेट, शुगर, बीच में शुगर, एक तरफ बेस दूसरे तरफ फॉस्फेट, बीच में शुगर है, सैंडविच हो गया। शुगर जो है यहाँ पर सैंडविच बन गया, एक तरफ से फॉस्फेट है, दूसरे तरफ से बेस उसमें जुड़ गया, दोनों एंड से जुड़ गया, एक एंड से बेस जुड़ा, दूसरे एंड से फॉस्फेट जुड़ गया। तो ये जब बन गया तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, शुगर यूनिट है उसको कन्वर्ट किया गया न्यूक्लियोसाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट किया गया न्यूक्लियोटाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये चेन अब बनाएगा। अब यही न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता रहेगा, यही इसीलिए उसको हम बोलते हैं मोनोमर, रिपीटिंग यूनिट्स टू फॉर्म द पॉलीमर। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है एक पॉलीमर है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है, और उसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये रिपीट होगा। देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, शुगर के थ्रू ही रिपीट होगा, बेस जो है टर्मिनल के रूप में काम करेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड अब नहीं बनाएगा। जब ये है न्यूक्लिक एसिड, ये बन गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से रिपीट होते जाएगा, इसीलिए हम N लगा दिए।
ये है पॉलीमर को दिखाने का तरीका कि जो यूनिट रिपीट होता है उसके दोनों तरफ जो बॉन्ड है उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट दे करके बगल में n लगा दिया। n का मतलब कितना यूनिट जुड़ेगा आपस में मालूम नहीं है, समझ गया ना, वो फिक्स नहीं रहता। आ गया बात समझ में। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? स्ट्रेट चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होकर के आपस में जुड़ते रहता है, सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेगा शुगर मोइटी के थ्रू। शुगर मोइटी के थ्रू, शुगर के थ्रू ही जुड़ रहा है। शुगर के थ्रू इधर हम चेन बढ़ा सकते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज बना ना फॉस्फेट और शुगर के बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि फॉस्फेट दोनों तरफ रिंग बना है, इधर से भी शुगर, इधर से भी शुगर, दो शुगर के बीच में फॉस्फेट। तो ईस्टर इसमें दो तरफ से बना है, एक तरफ से नहीं बन रहा है, इधर से भी ईस्टर, इधर से भी ईस्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्योंकि फॉस्फेट ही लिंक का काम कर रहा है ना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंक बना रहा है वो फॉस्फेट है ना। फॉस्फोरिक एसिड ये दोनों तरफ से जुड़ रहा है ना। फॉस्फोरिक एसिड के एच को हटाते हैं और उसके जगह पर ये अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा दे दिए, इधर भी अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा दे दिए। फिर देखो यहाँ फॉस्फेट आ गया, फिर यहाँ आएगा शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट, फिर आएगा शुगर। बेस कहीं इन्वॉल्व नहीं है चेन में, बेस जो है ब्रांच के रूप में एग्जिस्ट सिंपली कर रहा है, नहीं ना इन्वॉल्व। लिंकेज जो बना रहे हैं कौन बना रहा है ना, फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है ना। एसिड से ही नहीं ईस्टर बनता है, एसिड के हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या हो गया ईस्टर। तो शुगर क्या है, कार्बन प्रोडक्ट है, अल्काइल ग्रुप हुआ कि नहीं एक तरह से, वो शुगर एक तरह से अल्काइल ग्रुप ही ना हुआ, हाँ कार्बन कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप ही ना हुआ। तो इधर से भी शुगर तो ईस्टर बना, इधर से भी ईस्टर बना, तो डाई ईस्टर नहीं बना, इधर से भी ईस्टर, इधर से भी ईस्टर, सेम फॉस्फेट है, उसी में दोनों जुड़ा हुआ है ना। इसी फॉस्फेट में ये शुगर, इसी फॉस्फेट पे ये शुगर, तो दो बार ईस्टर बना ना, तो डाई ईस्टर, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ में आया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। न्यूक्लिक एसिड के लिए हमको तीन चीज़ चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, बेस चाहिए और फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, ठीक है। बेस और पेंटोज शुगर जब आपस में कंडेंस करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, फिर जो है न्यूक्लियोसाइड कहलाता है ना वो, और फिर ये न्यूक्लियोसाइड और ये जो है फॉस्फोरिक एसिड आपस में कंडेंस करेगा, तब हमको मिलता है न्यूक्लियोटाइड। समझ गए। और फिर यही न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, फिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, रिपीट होता है, आपस में बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में खुद से खुद जुड़ते जा रहे हैं, खुद ही जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कैटेनेशन में होता है, कार्बन 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 जुड़ते जा रहे हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपस में रिपीट हो रहा है, जो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इसी तरह चेन बनता जाएगा। समझ गए। उतना कितना लिखेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग यूनिट के दोनों तरफ ब्रैकेट दे करके उसमें एन लगा देते हैं कि यही चीज़ रिपीट होते रहेगा। समझ गया ना। हाँ, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। समझ में आ गया, क्लियर कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। अब देखो ये जो है डीएनए का है, ठीक है। तो जब डीएनए बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर बनेगा न्यूक्लियोटाइड, तब न बनेगा डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा,
यहाँ पर जो ये बेस है इसमें से कोई एक ठो 1 2 3 4 है, इस 4 में से कोई एक आकर के इस पे जुड़ जाएगा, ये वाला OH से। समझ गया? सबसे पहले आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा कोई भी बेस, तो सबसे पहले यहाँ पर जुड़ेगा बेस, तो बेस को जोड़ना है और इसको जोड़ देना है यहाँ पर। समझ गए? 5वां कार्बन जो है उससे हमको जोड़ देना है फॉस्फोरिक एसिड को, उससे जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड को, H3PO4 ही ना है फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड का, 5 बॉन्ड बनता है। तो फॉस्फोरिक एसिड में ये H+ है और ये H+ है, 3 H+ है, तीनों H जो है इसमें से 3 में से 2 तो रिमूव हो ही जाएगा, एक ये डबल बॉन्ड रहेगा, इस तीनों में से किसी एक से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ भी OH है, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेस है, ये बेस का कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर जो है कंबाइन कर जाएगा फॉस्फेट, तो फॉस्फेट बन जाएगा, फिर वही फॉस्फेट के थ्रू जुड़ेगा आपस में। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसको हम मिटा दें। अब इसमें देखो, अब ये पेंटोज शुगर हम बना देते हैं पहले। तो यहाँ पर ये OH हट जाएगा और यहाँ पर जो बेस जितना नाम लिखे थे उसमें से कोई एक अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये CH2 रह जाएगा। ठीक है, और इससे जो है जुड़ जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे जुड़ते जाएगा, निकलते जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बाकी चीज़ जो है वो नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसी तरह का यूनिट एक और आएगा, उसी तरह का यूनिट एक और आएगा। कार्बन नंबर C1 पर बेस जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 पर बेस जुड़ेगा, कार्बन नंबर 5 पर जो है फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा यूनिट आएगा, इससे जुड़ेगा। जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ कहाँ जुड़ेगा? 5 ये 4 हुआ और ये 3 होगा। 5 पर तो एक तरफ जुड़ा हुआ और दूसरा 3 से जुड़ेगा। दूसरा यूनिट जो आएगा ये वाला जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, फिर भी एक खाली रहेगा। तो अब जो है यहाँ पर इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। ठीक है, CH2 तो नीचे वाला बनाएगा, इसमें पहले यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से जुड़ गया, इधर डबल बॉन्ड दे देते हैं, डबल बॉन्ड फ्री मिलेगा। इधर ये ऑक्सीजन खाली रह गया और एक ऑक्सीजन इधर आया। ठीक है, अब यही सारी यूनिट यहाँ बना देंगे, यही ना, इसी यूनिट को ना उठा करके ये वाला को जोड़ दिए यहाँ पर, ये वाला को जोड़ दिए यहाँ पर, और ये वाला खाली पड़ा हुआ है यहाँ जोड़ दिए, एक खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऐसा ही यूनिट जुड़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? CH2 है, O है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, उसके बाद जो है यहाँ पर ये जुड़ेगा।
समझ गए? तो ये जो हुआ ना, एक यूनिट इधर से जुड़ा फॉस्फेट में, दूसरा यूनिट इधर से जुड़ा, और ये जो है इसका यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर एच रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा फॉस्फोडाइस्टर, ये जो हुआ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्योंकि इधर से भी ईस्टर इधर से भी ईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर हो गया। ठीक है ना, आया बात समझ में? अब ये बन गया डीएनए, अब ये बन गया डीएनए। ठीक है, अब आरएनए क्या होता है? डीऑक्सी, डी, उसके बाद आरएनए का क्या नाम है? डीऑक्सी रिबोज। डीऑक्सी रिबोज मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर ये हो गया बीटा डी रिबोज। ठीक है, और अगर इसको हमको आरएनए करना है तो हमको बनाना बीटा डी टू डीऑक्सी रिबोज, टू डीऑक्सी रिबोज। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इस पर OH है कि नहीं है ना, उस ऑक्सीजन को हटा देना। सेकेंड कार्बन पर जो ऑक्सीजन है उसको हटा देना, इसीलिए दिया हुआ है डीऑक्सी रिबोज। ठीक है, डीऑक्सी, ये क्या लिख दिया, समझ गए? तो यहाँ पर हट जाएगा, ये हम लिखे नहीं है, यहाँ पर तुम मेंशन कर दोगे। और यहाँ पर बेस होगा, उसमें 4 गो बेस लिखे थे, उसमें से 3 ठो होगा, चौथा जो है डिफरेंट है, यूरासिल। हाँ, फोर्थ वन इज यूरासिल। ठीक है ना, फोर्थ वन में क्या होगा? पहला 3 तो सेम ही है, चौथा जो थाइमिन है इसमें नहीं होगा। ये जो बेस जो देंगे उस बेस में आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होगा, आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होगा, उसके जगह पर यूरासिल ले सकते हैं। थाइमिन के बदले सिर्फ यूरासिल होगा, थाइमिन इसमें नहीं होगा, यूरासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थाइमिन और यूरासिल में देखना है। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए कंप्लीट, और इसका भी फोल्डिंग वैस बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, या एक दूसरे को ऐसे फोल्डिंग होता है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है ना, वैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए का भी बनता है। समझ गए ना? जब ये तो अभी चेन बना, ठीक है, ये बन गया न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड का ये चेन है, अब इसका जो है सेकेंडरी, ये होगा प्राइमरी, ये जो डिस्कस किए प्राइमरी, फिर बनेगा इसका सेकेंडरी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू फोल्ड होगा, सिंपल फोल्डिंग, फिर फोल्डिंग होगा, फर्दर फोल्डिंग सेकेंडरी हो जाएगा या टर्शियरी हो जाएगा, और फिर टर्शियरी के बाद किसी किसी केस में क्वाटरनरी भी हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा है। बाकी तुम लोग डीएनए आरएनए के बारे में है तो बायोलॉजी वाले अच्छे से जानते हो, लिख सकते हो। और एक चीज़ है इसमें कि जो डीएनए और आरएनए में एक ही अंतर है कि डीएनए में जो पेयर, इसमें तो खैर क्वाटरनरी बनने हैं क्योंकि पेयर में बनेगा, 2-2 चेन साथ चलेगा। ये दोनों जो चेन साथ चलेगा ना, पेयर में बेस रहेगा, जितना बेस इधर है सब बेस का कॉम्बिनेशन बनता है। एक जैसे जी के साथ सी का है, ए के साथ टी का है, टी के साथ ए का है, ए के साथ टी का है, ये कॉम्बिनेशन बनता है किसमें? डीएनए में, है ना। लेकिन आरएनए में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, आई बात समझ में? तो यानी आरएनए में क्या होता है, सिंगल यूनिट चलता है, इसलिए कॉम्बिनेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन डीएनए में क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड एक साथ चलता है एक दूसरे को, इसलिए वो पेयर में आता है। आई बात समझ में? तो डीएनए में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन आरएनए में वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो चैप्टर गेट्स ओवर। और एक्स्ट्रा जो पढ़ना होगा पढ़ लेना।